हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का इतिहास देख रहे थे और इतिहास में हम लोग अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं। तो अध्याय पहला अध्याय देख रहे थे जिसका नाम मेरा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। मतलब यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ आया और विकास किस तरीके से हुआ, इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है। और ऑलरेडी हम लोग इस पे एक क्लास ले चुके हैं और उसमें हम लोग बेसिक क्या देखे थे वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे और हम लोग फिर आज भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले फिगर से समझेंगे, ठीक है। फिगर से समझने के बाद ये जो टर्म है, लिखा हुआ टर्म है, वो आपको आसान पड़ जाएगा समझना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं यूरोप का, ठीक है। तो यूरोप का फिगर एज्यूम कर लेते हैं। देखिए आप इस पर ये मत कीजिएगा कि यूरोप ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इसको एज्यूम कर लिए कि ये क्या है, यूरोप है और इसी यूरोप के बारे में हमको पढ़ना है। और इस यूरोप में क्या हो रहा, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या होता है वो भी आपको बताए थे। अपने देश के प्रति प्रेम, सामूहिक एकता, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। आप राष्ट्रवाद को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि एक यहाँ पे क्या था, हमारा फ्रांस था। क्या था, फ्रांस था। फ्रांस में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, क्रांति हुआ। कब क्रांति हुआ था भैया, 1789 में। इसको हम लोग फ्रांस की क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्रांति की वजह से क्या हुआ कि जब ये फ्रांस में क्रांति आया, ठीक है, तो वहाँ पे निरंकुश शासन चल रहा था। क्या चल रहा था, निरंकुश शासन। और वही निरंकुश शासन को फ्रांस के लोग क्या हुआ कि उसको हटा दिए। और जब हटाए, ठीक है, तो फ्रांस में क्या क्या चेंजेज आया वो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए थे, ठीक है। मतलब बहुत सारा चेंजेज हुआ था। मतलब एक वहाँ नया संविधान बन गया था, सभी के लिए समान अधिकार हो गया था, ठीक है। और जो पहले असेंबली था वो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो क्या है कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है, ठीक है। मतलब ये जो राष्ट्रवाद हुआ उसमें नेपोलियन का क्या योगदान है, ठीक है। दूसरा क्या है, 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। मतलब जब 18वीं शताब्दी चल रहा था, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, इसी क्रांति के बाद की बात कर रहे हैं, तो ये 18वीं शताब्दी में ही आएगा। जब चल रहा था तो किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तो मतलब जब राष्ट्रवाद का विकास होने लगा तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। तो देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का। कहाँ का था, आज का आप समझिएगा, आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, फ्रांस का था, ठीक। और फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसका जन्म 1769 में हुआ था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में हुआ था और ये मात्र 24 वर्ष में क्या हुआ, ये सेनापति बन गया था, ठीक है। फ्रांस के सेनापति बन गया था। अब बात करें कि ये इतना कुशल था कि ये सेनापति से बढ़ते आगे तक पहुंच गया, ठीक है। और ये आगे चलकर फ्रांस में बहुत ही अच्छा काम किया और इतिहास में इसका नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रांस में जब नेपोलियन पार्ट था
ठीक है, कब की बात है देखिएगा, 1804 की बात है। फ्रांस में जब हो गया था राष्ट्रवाद, मतलब वहाँ स्वतंत्र हो गया था, गणतंत्र बन गया था, तो फ्रांस में क्या हुआ कि 1804 में ये क्या गया, सत्ता में आ गया। कौन? नेपोलियन। ठीक है, पहले ये डायरेक्टरी का शासन करता था, तो ये 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो गया। तो फिर ये 1804 में, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से इस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि ये 10th में है तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है ही। और इसी चीज़ को जब आगे आप मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो ये सभी चीज़ आपको फिर से पढ़ना है। तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ है, आप लोग को भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है तो इसमें ये सब क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ, 1769 में, 24 वर्ष में वो सेनापति बना था। डायरेक्टरी का शासन वो कब समाप्त किया, 1799 में। और ये 1804 में फिर क्या कर लिया, 1804 में वो फ्रांस में सत्ता में आ गया। ठीक है, फ्रांस में सत्ता में आ गया, मतलब सम्राट बन गया। ठीक है, जब ये सम्राट बना ना, तो ये क्या हुआ, इसके पहले भी, ठीक है, क्योंकि 79 से 1804 थोड़ा गैप है। ठीक है, तो इसके बीच में ये क्या किया, बहुत सारे आजू बाजू मतलब इस फ्रांस के आजू बाजू जो भी सारे देश थे, बहुत सारे देशों पे इन्होंने क्या कर लिया था, अपना एक अधिकार बना लिया था। अधिकार किस सेंस से, अधिकार इस सेंस से कि उसको भी निरंकुश शासन से मुक्त करवाना चाहता था और करवा भी रहा था। मुक्त करवाना चाहता था मतलब क्या, कि वहाँ के लोगों को राष्ट्रवाद का भावना सभी के लोगों में उजागर किया। ठीक है, कौन, नेपोलियन। और वहाँ पे जब लोग इस भावना से परिचित हुए, ठीक है, तो लोगों में लगा कि नहीं, नेपोलियन हमारे लिए क्या कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेपोलियन अपने फ्रांस के अलावा की बात कर रहे हैं, बाहर भी जाकर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था कि नहीं, तुम भी ऐसा बनो ताकि जो निरंकुश शासन है वो यहाँ से हट जाए और तुम लोग एक गणतंत्र बन जाओ, लोकतंत्र बन जाओ। ठीक है, उसके इसमें क्या होता था, लोकतंत्र किसको बोलते हैं, लोकतंत्र मतलब लोग अपना एक सरकार चुनेगा। जिस तरीके से अभी अगर मैं बात करूं तो अभी इंडिया में क्या है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र है, मतलब आम जनता लोग किसी को भी सेलेक्ट करता है, अगर वो अच्छा काम नहीं किया तो अगला इलेक्शन में उसको क्या कर देता, हटा देता है। मतलब एक अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ लोगों का क्या है, अभी तो खैर अब उस समय की बात है तो इंडिया में उस समय भी ऐसा कंडीशन था। ठीक है, मतलब कहीं पे मुगल शासन था, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, ये सब शासन चल रहा था। लेकिन अभी की बात करें गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र में मतलब सभी लोगों का समान अधिकार। ठीक है, मतलब अगर कोई 18 वर्ष में वोट देगा तो वो भी 18 वर्ष में वोट देगा, वो बड़ा हो या मतलब कोई बड़े घर से हो या फिर छोटे घर से हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो वही चीज़ है लोकतंत्र या गणतंत्र, जिसमें लोग, आम जनता लोग सरकार को चुनता है। ठीक है, तो यही हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट आजू बाजू जो भी देश था उसको क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। ठीक है, मोटिवेट मतलब क्या, कि उत्साहित किया कि नहीं तुम भी आज़ाद हो जाओ। ठीक है, तो इसका योगदान पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, क्या हुआ, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गया। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं फैला इसका बात तो इटली और जर्मनी में फैला था। ठीक है, और इसके बाद देखिए जब ये शासन करने लगा ना, तो जब वो शासन करने लगा, शासन मतलब इन द सेंस वही कि राष्ट्रवाद का उदय, शासन इसलिए बोल रहे हैं कि शासन करने लगा क्योंकि कुछ दिन बाद लोगों को ऐसा लगा कि ये तो हमको मुक्त करवाया निरंकुश शासन से, लेकिन अब ये अधिकार करना चाहता है, मतलब हम लोगों पे शासन करना चाहता है। तो वहाँ पे एक कहानी टर्न लेता है और वहाँ पे आता है कि सभी यूरोप, मतलब जहाँ जहाँ नेपोलियन का शासन चल रहा था
वहाँ पे क्या हुआ कि लोग विरोध करने लगे, कुछ ऐसा कदम उठाया था, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार करने में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक किस तरीके से फैलाया वो। तो देखिएगा 1804 में, अब यहाँ से देखते हैं, 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट वो कब बना? 1804 में बना। अभी आपको हम बताएं, फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता लागू कर दिया गया। देखिए नेपोलियन संहिता कहीं पे रहेगा, कहीं पे नागरिक संहिता लिखा रहता है, तो एक तरह का उसका रूल था, ठीक है। रूल आप क्या बोलेंगे, मतलब नागरिक के हित में ही ये था, ऐसा नहीं कि नागरिक के जिस तरीके से निरंकुश शासन कर रहा था वो ऐसा रूल नहीं था, मतलब लोगों के हित के लिए रूल था। ऐसा हित था कि मतलब जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त, मतलब कोई भी किसी का भी जन्म बड़े घराने में अगर होता है तो उसका एक जन्म अधिकार होता है, वो सब अधिकार क्या हुआ, खत्म कर दिया गया, ठीक है। वो अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। मतलब जो कानून है, कानून यही कहेगा कि सभी को क्या होना चाहिए, समानता मिलना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके ज़रिए ये बताया गया, ठीक। आप ये भी समझ गए होंगे। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सामंती व्यवस्था डेट मीन्स हम ये बात करें कि जब निरंकुश शासन यहाँ पे शासन कर रहा था तो उस समय जो एक सामंती व्यवस्था टाइप का आप कर भी समझ सकते हैं, मतलब कुछ भूमि से जुड़ा हुआ चीज़, ठीक है। उस तरीके से यहाँ से अगर कर उर की बात आती है कि वहाँ पे ज़मींदारी देना पड़ता था, ठीक है, वो सब क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब सामंती व्यवस्था क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब ये किसके बीच आ रहा था, सभी नेपोलियन संहिता के लागू किया गया। मतलब कहाँ पे लागू किया गया, जहाँ फ्रांस छोटे छोटे देशों पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, वहाँ पे ये सब व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि संचार व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। अब देखिएगा नेपोलियन हमेशा जो भी बाहर वाले देश, फ्रांस के बाहर जो यूरोप में देश है, जहाँ भी गया तो वो स्टार्टिंग में क्या काम किया, अच्छा काम किया, ठीक है। अच्छा काम, लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा मेरे लिए कर रहा, मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा, दूसरा देश से आया तो भी हमारे लिए अच्छा सोच रहा, तो सभी लोग खुद इसको बुलाते थे कि नहीं आओ मेरे देश में आओ और यहाँ हमको मुक्त करो, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद ये सभी काम कर रहा था, ठीक है। तो क्या किया, संचार व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास। संचार व्यवस्था, संचार मतलब पत्राचार, आप समझते होंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है। उसमें भी क्या किया, सुधार करने का प्रयास किया, कुछ सुधार भी किया यहाँ से, ठीक है। समान शुल्क, समान मतलब शुल्क क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान मापतौल और एक मुद्रा प्रचलन शुरू किया। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वहाँ, अगर मैं बात करूँ अदर कंट्री जो यूरोप में पड़ता था, वहाँ पे क्या था कि कोई भी देश, यूरोप में कोई भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही देश में अलग अलग माप का सिस्टम चलता था। मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ पे 1 kg मतलब 1000 ग्राम का होता है, तो कहीं पे 1 kg 600 ग्राम का होता है, कोई भी और जगह पे। क्योंकि वहाँ क्या था कि छोटे छोटे भागों में पूरा देश बटा हुआ था, और छोटे छोटे भागों पे एक पर्टिकुलर मतलब क्या बोले, एक राजा का शासन चलता था। तो वो एक कब्जा किया हुआ था कि ये क्षेत्र हमारा कब्जा में है, ये क्षेत्र हमारा कब्जा में है, और वो क्षेत्र पे जो राजा था, वहाँ के राजा लोग जो भी रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में क्या था, भिन्नता था, कि मापतौल में भिन्नता था, शुल्क में भिन्नता था, मुद्रा अलग अलग चलता था, ठीक है। क्योंकि वो सभी पार्ट क्या था, बटा हुआ था, और सभी पे राजा अलग अलग टाइप के राजा वहाँ पे शासन कर रहा था, ठीक है। तो नेपोलियन जब गया तो क्या किया, ये सभी को सही करवाया, ठीक है। मतलब ये बोला गया कि नहीं, मुद्रा जो भी रहेगा
एक ही चलेगा। जैसे आज की मैं बात करूं, अगर इंडिया की बात करूं या फिर कोई भी कंट्री को ले लीजिए, वहाँ पे क्या मुद्रा चलता है, जो भी रहता है सेम रहता है। इंडिया की बात करें तो रुपया यही हमारा है, और डॉलर जो अमेरिका वगैरह का है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या किया कि सुधार करा, माप तौल में भी सुधार करवाया कि नहीं, जो एक जगह माप रहेगा वही सभी जगह रहेगा, इससे कोई तरह का भिन्नता नहीं आएगा समाज में, ठीक है। उसके बाद जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे प्रबल थी। मतलब राष्ट्रवाद का जो भावना था पूरे यूरोप में, जहाँ जहाँ पे नेपोलियन प्रचार प्रसार करने के लिए गया, ठीक है, तो वहाँ में भी सबसे ज़्यादा क्या कौन सा देश में था, इटली और जर्मनी में था, जो वहाँ क्या था, राष्ट्रवाद का भावना सबसे अधिक था, ठीक है। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य, देखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि इटली में वो कौन सा गणराज्य स्थापित किया था, तो ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसोलपाइन, ठीक है, सिसोलपाइन गणराज्य कहाँ, नेपोलियन ने, फिर से देख लीजिएगा इसको, नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य, कौन सा गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसोलपाइन गणराज्य कहाँ, इटली में ही ये सभी गणराज्य का स्थापना किया, तथा जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना की। ये सभी क्या था कि एक संघ के रूप में, गणराज्य के रूप में स्थापित किया, ठीक है, कि ट्रांसपेडेन गणराज्य है, और ये सिसोलपाइन गणराज्य जर्मनी में क्या था, राइन राज संघ। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, नेपोलियन ने इटली में कौन सा गणराज्य का स्थापना किया, ठीक है, तो ट्रांसपेडेन और सिसोलपाइन गणराज्य जर्मनी में, राइन राज संघ। तो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इटली और जर्मनी में वाबी एकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार किया। देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो जर्मनी और इटली का एकीकरण भी पढ़ेंगे। तो ये गणराज्य स्थापित करने से वहाँ क्या हुआ कि एकीकरण, पिछले वीडियो में बताए थे कि एकीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, पृष्ठभूमि मतलब शुरुआती कदम, ठीक है। ये क्या किया, ये सभी स्थापित करने के बाद वहाँ क्या हुआ, ऐसा मानना जाने लगा कि अब क्या होगा, वहाँ पृष्ठभूमि रखा गया, मतलब वो अब एकीकरण होगा, मतलब वहाँ से होने लगा था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब देखिएगा 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण मतलब क्या, कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या चल रहा था और किस तरीके से निर्माण हुआ, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में एकीकृत राष्ट्र नहीं था। मतलब क्या, मतलब ये कि जब 18वीं शताब्दी, मतलब इस समय की बात है, ठीक है, कुछ जब फ्रांस में राष्ट्रवाद का भावना आ गया उसके बाद ही की बात है, ठीक है। तो मतलब इसके बाद की बात है जब यूरोप में क्या था कि एकीकृत राष्ट्र नहीं था। मतलब क्या, अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया कि एकीकृत नहीं था, मतलब कोई भी देश है तो वो देश क्या है, कुछ कुछ भागों में बटा हुआ। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इंडिया पे भी क्या था, पहले की अगर बात करें, बहुत पहले की बात करें तो मुगल साम्राज्य था, शिवाजी का था, मराठा साम्राज्य था, मैसूर पे टीपू सुल्तान, इधर कहीं और कहीं कुछ, इस तरीके से साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ भी था कि कोई भी देश में अलग अलग राजा वहाँ पे क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में एकीकृत राष्ट्र नहीं था, मतलब सभी क्या था, बटा हुआ था। हर एक क्षेत्र अलग अलग राजा के अधीन आता था, ठीक है। वे विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, ठीक है। सेम वो क्या था कि सभी देश, हर एक देश की बात करें तो देश में छोटा छोटा एक राज्य में बटा हुआ था जिस पे एक राजा शासन करता था, ठीक है। राज्यों में विभिन्न भाषा और प्रजाति के लोग निवास करते थे। अब जैसे कि हर एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता था और अलग अलग प्रजाति मतलब जाति के लोग रहते थे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये भी पॉइंट आपको बता दिया। अब मैं इसकी बात करूं, ऑस्ट्रिया हंगरी
हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आता। तो वहाँ जब 18वीं शताब्दी की बात है तो ऑस्ट्रिया और हंगरी किसके साम्राज्य के बीच आता था? हैब्सबर्ग साम्राज्य के बीच। और हम बहुत तरह के लोग मतलब साम्राज्य के अंदर आता था, लोग नहीं, मतलब बात करें हैब्सबर्ग साम्राज्य का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत क्या आता था? बहुत सारे देश आता था, ठीक है। अब उसी देश की मैं बात करूं तो उस देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत जाति के लोग, बहुत भाषा के लोग। तो यहाँ से आप लोगों को हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और यहाँ से ये भी आएगा कि कौन सा जगह कौन भाषा बोला जाता था। तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप बुक में पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा मेन पॉइंट लिए हैं। आप जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी आपको मिलेगा कि कौन सा जगह कौन भाषा बोला जाता था। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, मतलब कि राष्ट्रवाद का जब विकास हुआ तो उसमें कौन सा सहायक तत्व रहा, ठीक है। मतलब कैसा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग इसको, इस विकास को आगे बढ़ाए, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा इसमें अब हम लोग देखते हैं इस समय कुलीनबर्ग सामाजिक और राजनीतिक, देखिएगा कुलीनबर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली थे। मतलब कब की बात है? जब 18वीं शताब्दी की ही बात है, यूरोप का ही बात है, ठीक है, कि जब 18वीं शताब्दी चल रहा था, ठीक है, तब वहाँ के जो लोग थे, हाँ ये हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। इस समय कुलीनबर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली था। कब की बात है? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में क्या था? पूरे यूरोप में किसका प्रभाव चल रहा था? कुलीनबर्ग। अब कुलीनबर्ग क्या होता है ये देख लेते हैं। कुलीनबर्ग बोलते हैं जिनके पास बहुत ज़मीन होता था, शहरों में हवेलियां होता था, और वो जो ज़मीन होता था इनके पास, उस पे लोगों से खेती करवाते थे। जो भी किसान वर्ग के लोग होते थे, मतलब निम्न किसान वर्ग जो होते थे, जो मजदूर वगैरह से ये खेती करवाते थे अपने खेतों पे, तो उन्हीं को बोलते थे कुलीनबर्ग। और इन्हीं का शासन एक तरह से बोल सकते हैं कि ये भी शासन करते थे लोगों पे, ठीक है। तो कुलीनबर्ग उसी को बोल रहे हैं। मतलब कि जब 18वीं शताब्दी की बात है, उस समय कुलीनबर्ग सामाजिक रूप से अत्यंत क्या थे? प्रभावशाली थे। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। कुलीन स्वयं शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां में रहता था। मतलब अगर खुद की बात है, ठीक है, तो खेती तो करवाता था किसान से, लेकिन वो वहाँ रहता नहीं था। ये रहता कहाँ था? बड़े बड़े शहरों में हवेलियां इसका रहता था, वहीं पे रहता था। और इसका जो भी है मतलब उपज होता था वो मजदूर के ज़रिए से करवाता था, और इसका सभी प्रॉफिट कुलीनबर्ग को ही जाता था शहरों में, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये भी पॉइंट देख लिए, अब हम इसकी बात करते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह छोटा वर्ग था। मतलब क्या कि अगर कुलीनबर्ग की बात करें तो पूरे यूरोप में कुलीनबर्ग का जनसंख्या कम था, लेकिन प्रभावशाली बहुत था। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था, और ज़मीन ज़्यादा था तो लोग काम कहाँ करेंगे? इसी के पास करेंगे, उसी ज़मीन पे खेती करेंगे। तो इसलिए ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। उसी तरीके से देखें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अधिक संख्या किसानों की थी। मतलब जो निम्न वर्ग के किसान थे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूरोप में किसका था? किसानों की था, ठीक है। परंतु कुलीनबर्ग का प्रभाव बहुत अधिक था, लेकिन उसके बाद भी कुलीनबर्ग का प्रभाव यूरोप में बहुत था। तो उस तरीके से हम देखें कि एक कुलीनबर्ग था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की, जब मैं बात करूँगा तो मध्यम वर्ग देखेंगे। तो मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो मध्यम वर्ग में आते हैं कुछ शिक्षित लोग, ठीक है, जो उद्योग से जुड़े हुए रहते थे, व्यापारी करते थे। ये सभी लोग जो थे मध्यम वर्ग में आते थे। और मध्यम वर्ग शिक्षित होने के कारण वो राष्ट्रवाद को समझे, और सबसे ज़्यादा योगदान
अगर राष्ट्रवाद को बढ़ाने में तो वो मध्यम वर्ग का ही है। ठीक है, कौन सा? मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद का विकास करवाया था। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित भी था और 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो वहाँ से लोगों को बेनिफिट भी हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ावा भी वहाँ से मिल रहा था मध्यम वर्ग को, उद्योगपतियों को। औद्योगिक क्रांति से क्या मिल रहा था? बढ़ावा मिल रहा था, वहाँ से बढ़ावा मिला। और यही लोग पूरे यूरोप में क्या किए? राष्ट्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका रखे। कौन? मध्यम वर्ग के लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूमानीवादी, मतलब कुछ साहित्य कला ये सभी से भी राष्ट्रवाद का बढ़ावा किए। ठीक है, उदारवादी भी देखेंगे। ठीक है, कि उदारवादी सोच वाले भी क्या किए? राष्ट्रवाद का बढ़ावा किए। तो ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव जहाँ तक आप पढ़े हैं तो वहाँ तक आप लगाएंगे तो ज़रूर आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। ठीक है, थैंक यू।